प्रभात पटनायक और अन्य साथियों को भी मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि आज एक और कार्यक्रम भी था, और वो था कि बिहार में कामगारों का एक कोई घोषणा पत्र बने अगले चुनाव के ही मद्देनज़र। तो उसी गोष्ठी में भी रहना था, तो उसके बाद हम यहाँ आए और फिर अग्नि पुष्प जी के उनकी स्मृति सभा में भी जाना है। तो आपसे माफ़ी चाहते हैं पूरी तरह से चर्चा में नहीं रह पाने के चलते, लेकिन जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बिहार के लिए, हम सब लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। मैं बहुत अतीत में नहीं जाना चाहता, पिछले 20 साल का तो हिसाब लेना ही पड़ेगा। तो नीतीश जी जिस समय आए और अच्छी बातें होने लगी, तो नीतीश जी के जो 2 बड़े नारे थे, हम सब लोग उससे परिचित हैं। एक था सुशासन, एक था न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास के लिए कुछ जो खास कदम उन्होंने बढ़ाया था, उससे भी काफी लोगों को में उम्मीद जगी थी। 2 आयोग का गठन हुआ, एक भूमि सुधार, एक शिक्षा सुधार। दोनों ही बिहार के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता था, बड़ा बदलाव उससे आ सकता था। और संयोग से उस पूरे दोनों आयोग में हम लोगों से जो भी आयोगों ने मदद मांगी, हम लोगों ने पूरी मदद की, क्योंकि हम चाहते थे कि बिहार में बिल्कुल शिक्षा सुधार हो, भूमि सुधार हो। दोनों आयोग की जो रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट बनने के बाद डी बंदोपाध्याय साहब से भी और मुचकुंद दुबे जी से भी बातचीत हुई। दोनों की बड़ी उम्मीद थी। डी बंदोपाध्याय ने तो कहा कि हमने तो देखिए रिपोर्ट आपको बहुत क्रांतिकारी नहीं लगेगी हमारे भूमि सुधार की रिपोर्ट, लेकिन ये समझ लीजिए कि आई हैव डिलिबरेटली वाटर्ड इट डाउन। मैंने इसमें थोड़ा सा काफी इसको पानी मिला करके इसको कम कर दिया ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके, टू मेक इट इम्प्लीमेंटेबल। और मुचकुंद दुबे जी को भी यही भरोसा था कि बिहार में शिक्षा को लेकर पहले भी बात होती रही। मुझे बिल्कुल लगता है कि सरकार के पास वो इच्छा शक्ति है और नीतीश जी कुछ करना चाहते हैं और ये होगा। दोनों, बहुत उम्मीद दोनों की थी, और ये संयोग की शायद बात नहीं है, प्रयोग की ही बात होगी कि दोनों आयोग का गठन किया गया था। दोनों आयोग ने रिपोर्ट दी, दोनों आयोग की रिपोर्ट को लेकर के कुछ बातें हुई बिहार में, और दोनों आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, खारिज कर दिया गया। भूमि सुधार के आयोग की रिपोर्ट को क्यों खारिज किया गया हम सब लोग जानते हैं। कुछ लोग धमकी देने लगे कि खून की नदी बह जाएगी बिहार में। आज का होता तो उस खून में सिंदूर भी शायद लोग मिला देते। तो ये धमकी आने लगी कि बिहार में भूमि सुधार करोगे तो खून की नदी बह जाएगी। तो नीतीश जी बोले कि अरे भाई खून की नदी बह जाएगी, डरा रहे हैं, तब तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। और शिक्षा सुधार कौन लोग नहीं चाहते थे, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में शायद लोगों को लगेगा कि भाई शिक्षा सुधार तो बड़ा शाकाहारी सामान है। भूमि सुधार में तो मान लीजिए बहुत कुछ है, शिक्षा सुधार में क्या है। सब लोग तो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लोगों को शिक्षा मिले। शिक्षा से किसको क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो है, दिक्कत है। और इसीलिए शिक्षा सुधार की रिपोर्ट के बावजूद, और मुझे तो बिल्कुल लगता है कि जिनको भूमि सुधार से दिक्कत है उनको शिक्षा सुधार से भी दिक्कत है। ये दोनों एक ही तरह के विचार, एक ही तरह की ताकत है जिनको शिक्षा सुधार से दिक्कत है। और मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। शिक्षा, ऐसा नहीं कि बिहार में शिक्षा को लेकर आंदोलन नहीं हुआ है, शिक्षा सुधार को लेकर। भोजपुर के अगियाव एक रिजर्व सीट है, हमारे एक विधायक थे मनोज मंजिल, और मनोज जी विधायक बने इससे पहले 2015 के चुनाव में हार गए थे, 30वें नंबर पर शायद थे, लेकिन अच्छा वोट आया था 35,000। पूरा इमेजिनेशन खींचने लगा था वो आंदोलन। क्योंकि आज जो हम तर्क सुनते हैं कि कुछ स्कूल है जो भूमिहीन है, मतलब स्कूल का तो भवन कुछ है लेकिन उस जमीन उस स्कूल की नहीं है, और इसीलिए स्कूल की जमीन नहीं है तो सरकार चाहे तो जमीन एक्वायर करके स्कूल को दे दे। लेकिन सरकार जो बाकी तमाम चीजों के लिए बहुत भूमि अधिग्रहण करती है और बेदखल कर देती है लोगों को, लेकिन स्कूल के लिए नहीं। तो कुछ स्कूल जो बंद हो रहे हैं ये कह करके कि स्कूल के पास जमीन नहीं है, और बहुत सारे स्कूल है जो भवनहीन है। दोनों ही ठीक, जो गरीबों के साथ स्थिति है कि आपके पास जमीन नहीं है, कहीं बसे है, उस जमीन का पर्चा आपको नहीं है, या तो कुछ जमीन का आपको पर्चा दे दिया गया लेकिन जमीन पर आपका कब्जा नहीं है। तो जो गरीब की स्थिति है वो स्कूल की भी है, कुछ भूमिहीन स्कूल है, कुछ भवनहीन स्कूल है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मनोज मंजिल जी ने इसको मुद्दा बनाया और सड़क पे स्कूल, एक बहुत चर्चित
और बहुत हम तो समझ रहे थे कि बिहार में ये एक और आगे बढ़ जाएगा। और आप देख लीजिए, वही जो ताकतें, जो भूमि सुधार विरोधी ताकतें हैं, उन्हीं ताकतों की साजिश में झूठे मुकदमे में मनोज मंजिल को फंसाया गया। मनोज मंजिल जी को उनको सजा सुनाई गई और आज वो विधायक नहीं है। ताकि विधानसभा में ये शिक्षा आंदोलन को लेकर के कोई विधायक, वो दलित विधायक जो अंबेडकर के नारे को साकार करना चाहते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, इसी को एक तरीके से कॉल टू एक्शन के रूप में लेकर के, गाइडलाइन के लेकर के, जो दलित नौजवान इस समय बिहार में शिक्षा सुधार के लिए एक तरह से गांव से लेके शहर तक आंदोलन खड़ा कर रहे थे, उनको विधानसभा से बाहर कर दिया गया। और मैं आपके सामने छोड़ता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ताकतें हैं बिहार में, क्यों शिक्षा सुधार नहीं हो पाता है, तो शायद शिक्षा सुधार को अलग थलग हम सोच नहीं सकते। आपको बिहार के एक सर्वांगीण विकास के बारे में सोचना होगा, और तभी शिक्षा से किनको दिक्कत है और किनको शिक्षा की जरूरत है, ये बात सामने आएगी, तब बात हम लोग समझ पाएंगे। तो नीतीश जी ने जो आयोग गठन किया था, मैं आज भी मानता हूँ उस आयोग ने बहुत बड़ा काम किया था। कॉमन स्कूल सिस्टम, उस कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कोई हल्की फुल्की रिपोर्ट नहीं है। उसमें संपूर्ण अध्ययन है, संपूर्ण आंकड़े थे बिहार के टोटल एजुकेशन सिस्टम, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, बिल्कुल आप कह लीजिए तो एक आप एक्सरे कह लीजिए, एमआरआई कह लीजिए, जो कह लीजिए, उसके पूरी जांच रिपोर्ट है। और उस जांच रिपोर्ट के बाद उस पूरे एजुकेशन को बदलने के लिए एक कानून क्या बनना चाहिए, उस कानून का भी प्रारूप उसमें है, उस रिपोर्ट में, कि आपको और कुछ नहीं करना है। हमने आपको बिल भी बना के लिख दिया है, कॉमन स्कूल सिस्टम, एक्सेलेंस, इक्वालिटी और क्या जस्टिस, ये शायद था, ये 2007 का बिल, और वो बिल खारिज हो गया। तो बिहार में शिक्षा सुधार के लिए किसी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था, बिल्कुल सरकार द्वारा गठित आयोग, जिसकी अध्यक्षता मुश्किल दुबे जी कर रहे थे, अनिल सदगोपाल जी उसमें थे, मदन मोहन झा उसमें मेंबर सेक्रेटरी थे। उस आयोग की पूरी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट अगर लागू हो गई रहती तो शायद आज हम लोग बिहार को दूसरी स्थिति में पाते, एक दूसरा माहौल बनता, लेकिन उस रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि बिहार में कोई भी शिक्षा सुधार के लिए सार्थक बहस करनी हो, चर्चा करनी हो, तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिपार्चर, एक प्रस्थान बिंदु के रूप में, आधार के रूप में एक रिपोर्ट मौजूद है। वो बहुत अतीत की चीज नहीं है, वो कोई 50 साल 70 साल पुरानी बात नहीं है, कोई इतिहास नहीं हो गया है, उसको आज भी अपडेट करके आज के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो नीतीश जी जब सिंगल इंजन थे तब भूमि सुधार आयोग ठंडे बस्ते में, तब शिक्षा सुधार आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में। लेकिन उसी दौर में देखिए एपीएमसी को खत्म करना है, ये लेकिन कर दिया गया, जो कहा नहीं गया था। और जब बाद में जो 3 कृषि कानून आए, नीतीश जी क्रेडिट ले रहे थे कि भाई हम तो पायोनियर रहे हैं, ये जो 3 कृषि कानून मोदी जी तो यहाँ जाकर के ला रहे हैं कि मंडियों को खत्म करो, हमने तो शुरू में ही कर दिया। तो जो कहा गया, पता नहीं करने के लिए कहा गया था या कुछ हाथी वाली बात लोग करते हैं, खाने के दांत अलग है, दांत दिखाने के लिए अलग है, वो दिखाने के लिए था, क्या था, लेकिन किया जो गया वो एपीएमसी को खत्म किया गया। उसका भी खामियाजा बिहार के किसान भुगत रहे हैं। जब नीतीश जी डबल इंजन बने, यानी जब मोदी जी के साथ दोबारा फिर मिल गए, दिल्ली में भी सरकार और यहाँ भी सरकार, तब 2 बड़ी बात हुई। एक बात पॉलिटिकल है, दोनों ही पॉलिटिकल है, शिक्षा नीति में मैं बाद में आता हूँ। ये जो जेएनयू पर जो अटैक हुआ, और सबसे पहले आज अगर हम देश में फांसीवाद की चर्चा कर रहे हैं, तो फांसीवाद ने निशाने पर सबसे पहले हिंदुस्तान में लिया तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लिया। और जेएनयू को इसलिए नहीं लिया, अगर कोई ये समझते हैं कि इसलिए ले लिया क्योंकि वहां वामपंथियों का थोड़ा दबदबा है, ज्यादा बोलते हैं और इसीलिए मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा था, नहीं, इसलिए नहीं, ये छोटी बात है। वामपंथी तो जहां भी रहेंगे बोलेंगे, मोदी जी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। लेकिन जेएनयू भारत में एक बिल्कुल एक ऐसी संभावना है कि इस देश में एक पब्लिक फंडेड ऐसी यूनिवर्सिटी बिल्कुल हो सकती है, होना चाहिए, बल्कि जेएनयू जैसे ऐसे दर्जनों विश्वविद्यालय देश में होने चाहिए, जहां जिसके बारे में प्रचार किया गया कि एलिट बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है, बहुत एकदम देश से कोई लेना देना नहीं है, गरीब से लेना देना नहीं है, बिल्कुल उसका उल्टा।
जहां गरीब घर के बच्चे जाते थे पढ़ने के, जाते हैं आज भी, पिछड़े इलाके के, डिप्राइव्ड इलाके, बैकवर्ड इलाके के लोग। और जब सोशल जस्टिस की बात यहाँ शुरू भी नहीं हुई, आरक्षण के इतने कानून भी नहीं बने, जेएनयू के हमारे वामपंथी छात्रों ने लड़ करके जेएनयू में ऐसे एडमिशन पॉलिसी बनाई जहां डिप्राइवेशन पॉइंट है, महिलाओं के लिए है, बैकवर्ड रीजन के लिए है, बैकवर्ड कास्ट के लिए था, जिस समय तक हमारे देश में पूरी तरह से शिक्षा में मंडल कमीशन भी नहीं लागू हुआ था। तो जेएनयू, जिसने हमेशा, हम समझते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, कहते थे, कहना था, और जिसको खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि देश में कोई जेएनयू जैसा कोई विश्वविद्यालय, जादवपुर जैसे कोई विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय ना बने। तो इन विश्वविद्यालय हमला शुरू हुआ, ये जो टारगेटेड हमला शुरू हुआ कि विश्वविद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, गांव से लोग नहीं आएंगे, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे बेटियां नहीं आए। तो इसका मतलब क्या कि शिक्षा में बाबा साहब कहते थे कि भाई शिक्षित बनो। किस लिए कहते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि शिक्षा सोशल मोबिलिटी के लिए सबसे बड़ा आधार है? ये बात सब लोग समझते हैं। गरीब के पास और क्या है? कोई जमीन जायदाद तो है नहीं, बैंक बैलेंस तो है नहीं, कोई संपत्ति तो है नहीं। तो आपके पास अगर एक आधुनिक हिंदुस्तान आपको इतना दे दे, आपको पढ़ने के लिए अगर मौका दे दे, आपको शिक्षा के लिए कोई माहौल दे दे, तो आप बदल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ इसको अगर हम सोशल मोबिलिटी का एक टूल समझेंगे, सोशल मोबिलिटी का, मैं समझता हूं कि बहुत कम करके उसको समझ रहे हैं। तो सोशल मोबिलिटी से हमारी जो जर्नी है वो सोशल इक्वालिटी की ओर। तो अगर मोबिलिटी से इक्वालिटी की ओर अगर हमें बढ़ना है, तो इक्वालिटी कहां से आएगी? वो दिमाग कहां से बनेगा? जो दिमाग बिल्कुल उस तमाम तरह के अंधविश्वास से लेकर के दुनिया के वो तमाम सामंती जकड़न और विचार, जहां अब आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो ये विचारों से जो दिमाग भरा हुआ है, वो संस्कार जहां बार बार उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो अगर लगातार रिप्रोड्यूस होता रहेगा, रीइंफोर्स होता रहेगा, और हम कुछ लोग कुछ शिक्षा लेकर के, कुछ आरक्षण पा करके कुछ कर देंगे, बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शिक्षा से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दिया, क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एन अनडेमोक्रेटिक सॉइल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम दे रहे हैं बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन दिस इज जस्ट टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक ऊपरी परत है, जो जमीन है वो जमीन अलोकतांत्रिक है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब वो कह रहे थे कि डेमोक्रेटाइज दिस सॉइल, इस सॉइल को डेमोक्रेटाइज करो। इस सॉइल को डेमोक्रेटाइज नहीं करोगे तो एक दिन वो सॉइल आपके इस ऊपर का जो है संविधान, जो टॉप ड्रेसिंग है, उसको उठा के फेंक देगा। वो सॉइल आपके इसको चलने नहीं देगा। आज उस स्थिति को हम लोग झेल रहे हैं। तो ये जो बात बार बार आ रही है कि उसमें जो कॉमन स्कूल सिस्टम में बात थी कि अगर एक ही स्कूल में गरीब के बच्चे, भूमिहीन दलित परिवार से आने वाले बच्चे, आपके सारे वीआईपी तथाकथित परिवारों के बच्चे, सो कॉल प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चे एक जगह अगर पढ़ेंगे, होगा उसमें कुछ तनाव भी होगा, कुछ रैगिंग भी हो जाएगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक कुछ समय के अंदर वो दिमाग बनने लगेगा, वो दिमाग बनेगा। आप जेएनयू में जाकर के बात करिए, जेएनयू में वहां लोग कहते हैं कि जो आते हैं उत्तर भारत से छात्र आते हैं, क्या वो बहुत जेंडर सेंसिटिव होकर के जेएनयू जाते हैं? नहीं। हमारे समाज में कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन होता ही नहीं है। हमारे यहाँ के एजुकेशन में कोई जेंडर वाला पहलू होता ही नहीं है। लेकिन वहां वो जाते हैं, जब जाते हैं विश्वविद्यालय में, वहां एक ऐसा माहौल वो बनाते हैं जिस माहौल में वो जेंडर सेंसिटाइजेशन, वो इक्वालिटी का सेंस उसके अंदर इनबिल्ट है, जहां से उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। और इसीलिए ये जेएनयू को, ऐसे विश्वविद्यालयों को रोका गया। क्या लाया गया? एजुकेशन पॉलिसी। ये एजुकेशन पॉलिसी क्या है? ये 3C का कॉकटेल है। वो 3C का कॉकटेल है, बिल्कुल कमर्शियलाइजेशन। एजुकेशन एक कमोडिटी, एजुकेशन खरीदो, जिसके पास में पैसा होगा खरीदेगा। जाहिर सी बात है, गरीब के पास पैसा नहीं है, गरीब खरीद नहीं सकता, गरीब को एजुकेशन मिलेगा नहीं, वो अभिशप्त रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बने रहने के लिए, खत्म हो जाने के लिए। तो एजुकेशन एक सोशल, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक सोशल कैपिटल अगर कहते हैं, एक एकाधिकार है, तो प्रिविलेज के लिए वो एकाधिकार बना रहेगा। इसके लिए कमर्शियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के जरिए। कम्युनलाइजेशन, बिल्कुल कम्युनलाइजेशन अभी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसमें तमाम जितने मौके मिल सकते हैं,
इसको निकाल दो सिलेबस, ये निकाल दो, वो निकाल दो। वो बिल्कुल दिमाग वो बनना चाहिए हिंदुस्तान में जो भारत की डाइवर्सिटी को, भारत के मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर को, भारत के पूरे इतनी विविधता को बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। और उनके दिमाग में कोई एक कथित कोई गोल्डन पीरियड है कि कभी सपना देखते हैं और उसी को बनाना चाहते हैं। अखंड भारत का कोई सपना है तथाकथित, जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। तो इस तरीके के अहिस्टोरिकल चीजों को थोपने के लिए कम्युनलाइज करना जरूरी है। और तीसरा है सेंट्रलाइजेशन, जो हम बहुत खुशी है कर्नाटक की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, अभी हम गए थे तमिलनाडु में भी एक फेडरलिज्म पर बात हो रही थी, बल्कि वहां लोग ये कह रहे थे कि भाई फेडरलिज्म तो इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपके बिहार में फेडरलिज्म को लेकर इतनी चर्चा क्यों नहीं होती। हमने कहा कि इस बात को अगर समझना हो, क्योंकि देश को दो हिस्से में बांट दिया गया, बड़े हिस्से में तो डबल इंजन की सरकार है, तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां कैसे फेडरलिज्म की चर्चा होगी। वहां तो फेडरलिज्म तो एकेडमिक मामला है। लेकिन जहां अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है वहीं तो फेडरलिज्म पर लोगों को दिखेगा कि हाँ फेडरलिज्म पर अटैक हो रहा है। जो जिसकी शुरुआत कश्मीर से हुई, 370 खत्म करके उसका कश्मीर के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं खत्म किया गया, उसके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। आज तक किसी ने कभी सोचा नहीं है। यूनियन टेरिटरी से स्टेट में प्रमोशन हो सकता है, गोवा को हुआ था। और कश्मीर जो इतने सालों से एक स्टेट था, उस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में कर दिया जाएगा। दिल्ली की सरकार, उसके पास जो अधिकार थे छीन लिया गया। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बाकी जगह चल रहा है, कभी लैंग्वेज के नाम पर, कभी इसके नाम पर, उसके नाम पर इनको बिल्कुल प्रताड़ित करने और किनारे करने, धकेल देने, मार्जिनलाइज करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो सेंट्रलाइजेशन, तो ये तीनों सी का जो कॉकटेल है, तो वो तीनों सी का कॉकटेल बिहार के लिए तो सबसे घातक, सबके लिए घातक है, तो बिहार के लिए तो सबसे ज्यादा घातक होगा, सबसे ज्यादा घातक होगा। अभी नीतीश जी ने ही जो सर्वे कराया, जो सर्वे से पता चला कि बिहार में 94 लाख से भी ज्यादा परिवार हैं जो 6000 से कम मंथली आमदनी पर जिंदा है। अब जरा सोच लीजिए, एक पूरा परिवार, उस पूरे परिवार की कुल आमदनी, 4-5 लोगों का परिवार है, कुल आमदनी 6000 से कम। तो 6000 से कम आमदनी वाला जो परिवार है उसके लिए तो जिंदा रहना ही मुश्किल है। और जिंदा रहने के लिए भी उनको कर्ज लेना पड़ रहा है, जिस पर अभी बिहार में चर्चा कम हो रही है। कर्ज के चलते आत्महत्याएं शुरू हो गई है, माइक्रो फाइनेंस का जबरदस्त हमला है पूरे बिहार में। तो वो गरीब परिवार में वहां तो शिक्षा कहां से क्या आ पाएगी। इस पूरे निजीकरण की होड़ में प्राइवेट शिक्षा कहां से आएगा। तो बिहार के लिए तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल बिहार को खत्म करने का, बर्बाद करने का, हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ा बना के रखने का जरिया है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे और एक बड़ी साजिश होगी। वो सिर्फ भूमि सुधार रोकने वाले और शिक्षा को रोकने वाले लोगों के दिमाग नहीं है, और भी बड़ा दिमाग काम कर रहा है। वो दिमाग क्या है, हम लोग बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। नीतीश जी एक समय जब सिंगल इंजन थे तब बोलते थे कि हाँ हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जब डबल इंजन हो गए, जब विशेष राज्य का दर्जा लेने का समय आ गया, और तब वो डबल इंजन वाली बात, विशेष राज्य वाली बात छोड़ दी है। हम विशेष राज्य इसलिए कहते हैं, गरीब है, पिछड़ा है ऐतिहासिक तौर पर। लेकिन बिहार को ये समझना जरूरी है कि बिहार को एक किस्म का विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वो क्या विशेष राज्य है, क्या है बिहार का रोल? बिहार लेबर एक्सपोर्टिंग जोन है। बिहार से सस्ता मजदूर, वो गिरगिटिया मजदूर के जमाने से, इंडेंचर्ड लेबर के जमाने से, बिहार से मजदूरों को बाहर भेजो, बिहार से सस्ता श्रम मिलेगा। बिहार के अंदर मजदूरों के अधिकार बढ़ने मत दो, बिहार के अंदर मजदूरी बढ़ने मत दो। बिहार में मजदूरी नहीं बढ़ेगी, बिहार में अधिकार नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोग बाहर भी जाएंगे, और कोई भी काम मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, करने के लिए तैयार रहेंगे। पूरे देश में मजदूरों के ऊपर दबाव रहेगा कि मजदूरी बढ़ेगी, देश में वो डिप्रेस्ड रहेगा, और ये लेबर एक्सपोर्ट चलता रहेगा। ये बिहार का ही लेबर है जो गुजरात में जाता है तो गुजरात मॉडल बनता है। ये बिहार का ही लेबर है जो कर्नाटका में भी काम करता है। ये बिहार का ही लेबर है जो केरल में भी काम करता है। और हमने कोविड के दौर में देख लिया कि बिहार के मजदूर किस तरह से पैदल घर लौट के आ रहे थे। तो शायद अगर एजुकेशन हो जाएगा, बिहार बदल जाएगा, तो बिहार में ये जो परमानेंट पिछड़ापन का ट्रैप है, ये जो लेबर एक्सपोर्ट जोन के रूप में बिहार का स्पेशलाइजेशन कर दिया गया, जॉब डिविजन है कि बिहार को यही काम करना है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम ये जाति के जकड़न को
बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो भी एक रोल असाइन कर दिया गया कि आपको ज़िंदगी भर ही करना है, सफाई कर्मचारी हैं देश में तो 100% आरक्षण उसमें दलितों के लिए, उसमें कहीं कोई आपको ऊंची जाति के लोग नहीं मिलेंगे। तो आपको देश में ये सामाजिक आरक्षण, जाति प्रथा वो जो है 100% जहाँ मिलता है, तो इसी तरह जियोग्राफिकल रिजर्वेशन भी है। बिहार के लिए डिस्क्रिमिनेशन है कि बिहार को ऐसा बना के रखो, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बेहद ज़रूरी है। सरकार हम चाहते हैं कि बदले, पिछली बार हम लोग नहीं कर पाए थे कुछ ही इससे, लेकिन बदलने के लिए ज़रूरी है कि बदलाव की जो गहरी आकांक्षा है बिहार में, वो फौरी सिर्फ नहीं है। हमने एक बदलो बिहार पदयात्रा की थी, बिहार के कई हिस्से में पूरा कई दिन तक हम लोग चलते रहे, अलग अलग टीम बना करके। मैं खुद नवादा से पटना आया, 200 किलोमीटर से ज़्यादा, 260 किलोमीटर 11 दिन में। फिर फरबिसगंज से पूर्णिया, दोनों यात्रा में मुझे जो सबसे ज़्यादा भरोसा जगा कि यात्रा में बहुत लोग आते थे, मिलते थे। हम लोग आ रहे थे जहानाबाद के रास्ते में, 2 स्कूली छात्रा, क्लास 8 या 9 की छात्रा है, दूर से देख रही थी हमारे यात्रा को, दूर से खड़े होकर के देख रही थी कि कुछ लोग आ रहे हैं पद यात्रा करते हुए। नज़दीक आई, आकर के उन्होंने पूछा कि हम लोग भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल, हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी, इससे बड़ा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो लड़कियां हम लोगों के साथ चलने लगी, नारे लगाने लगी। हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश किए कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या लगा। तो वो बिल्कुल यही बात कह रही थी कि बिहार में स्कूल ठीक से चलते नहीं, शिक्षा लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा, लड़कों के लिए भी। तो पूरे यात्रा में हमने देखा कि ये शिक्षा बिहार में कारगर हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, सरकारी शिक्षा व्यवस्था हो, कोई प्राइवेट से कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षा और हेल्थ, ये दोनों में अगर जो प्राइवेट की बात करेगा, दरअसल वो शिक्षा और स्वास्थ्य उसको बस मुट्ठी भर लोगों के लिए बचा के रखना चाहते हैं। इसमें ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर होगा, उसका कोई रेगुलेटेड रोल होगा, उसका कोई रेगुलेशन भी अभी नहीं है। ये बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। सरकार अगर ये काम नहीं कर सकती तो क्या, किस बात के लिए सरकार है? सुरक्षा तो दे ही नहीं सकती। हमारे 2000 पर्यटक वहां गए थे, उनके लिए एक भी पुलिस वाला नहीं था, कोई सुरक्षा का सिस्टम नहीं है। तो सरकार ना तो लॉ एंड ऑर्डर देती है, सरकार कुछ नहीं करती है। तो सरकार अगर एजुकेशन ना दे, सरकार अगर हेल्थ ना प्रोवाइड करे, तो वो सरकार बिल्कुल निकम्मी है। और हमें लगता है कि बिहार में ये बात लोगों के मन में है कि नीतीश जी ने जो कहा था, उल्टा काम किया, शिक्षा को चौपट कर दिया, खेती को चौपट कर दिया, और इसी से बिहार चौपट हुआ है। तो बिहार को ठीक करने के लिए ये जो बदलाव की बहुत गहरी आकांक्षा है, इस आकांक्षा का कोई कास्ट बाउंड्री नहीं है, इस आकांक्षा का कोई जेंडर बाउंड्री नहीं है, इस आकांक्षा का कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। ये पूरे बिहार के जन जन से, गांव से, शहर से, जमीन से उठने वाली आवाज़ है। इस आवाज़ को हम लोग ठीक से अगर समझें, और बिल्कुल जो इंडिया गठबंधन बना है, पहले से इस बार थोड़ा बेहतर ढंग से हम लोग कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल, हमें लगता है कि जो नई शिक्षा नीति का हमला है उसको बिल्कुल रोकना होगा बिहार में। उस हमले के आगे सरेंडर करके बिहार बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकता है। वो उस हमले का बिल्कुल प्रतिरोध करते हुए, रोकते हुए, और इसमें हम कर्नाटक के साथ हैं, इसमें हम तमिलनाडु के साथ हैं, इसमें हम उन तमाम राज्यों के साथ हैं जो आज इस सेंट्रलाइजेशन के बुलडोजर को रोक रहे हैं। बुलडोजर राज किसी भी रूप में, वो गांव में गरीब के सामने जो बुलडोजर है उसको भी रोकना होगा, मुस्लिम के सामने जो बुलडोजर है उसको भी रोकना होगा, राज्यों के सामने जो बुलडोजर चल रहा है इस बुलडोजर को भी बिल्कुल रोकना होगा। और इस बुलडोजर को रोकते हुए ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बस आपसे बात खत्म मैं करने वाला हूँ। 20 मई को एक हड़ताल होने वाली थी। हड़ताल मजदूरों की थी, लेबर कोड के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ। और हमने उस समय भी बिहार के छात्र नौजवानों से ये आग्रह किया था कि इसको सिर्फ मजदूरों का मुद्दा मत समझिए। जो मजदूर का मुद्दा है वो नौजवानों का भी मुद्दा है। वो निजीकरण जो है, वो निजीकरण मजदूर के लिए खराब सिर्फ नहीं है, बाप के लिए भी है। वो आरक्षण खत्म हो जाएगा निजीकरण में, वो हो ही रहा है खत्म। पूरे आरक्षण को रोक दिया गया, लेटरल एंट्री है, निजीकरण है, सरकारी नौकरियां गायब है, वहाँ अग्निवीर है। तो ठेकाकरण और निजीकरण के दौर में कौन सा अधिकार है? इसीलिए वो उसमें ट्रेड यूनियन ने उसको आगे बढ़ा दिया है डेट। अब डेट है 9 जुलाई। आप लोगों से अपील करेंगे, जो यहाँ हमारे छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो पूरे बिहार के सचेत नागरिक हैं, कि मजदूरों का खुलकर साथ दीजिए, किसानों का साथ दीजिए। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, बड़ी एकता अगर बने
तो निश्चित तौर पर बिहार के बदलाव की जो आकांक्षा है, हम उसके वाहक बनेंगे और उसको सिर्फ वाहक नहीं बनेंगे, उसको बिल्कुल साकार करेंगे इसी बिहार के अंदर। और बिहार, अंबेडकर ने जिस शिक्षा के बारे में सोचा, अंबेडकर अकेले नहीं, अंबेडकर के पहले थे फूले। जहां भी सामाजिक न्याय की बात हुई उसके साथ अनिवार्यतः शिक्षा की बात हुई है। आप उसमें फूले हैं, आपके सावित्रीबाई फूले हैं, फतिमा शेख है। हमारे बंगाल में बहुत ज़्यादा जाति के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। कुछ लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि बंगाल में बहुत जाति नहीं है, तो गलत बात है, वहाँ भी काफ़ी कुछ है। लेकिन शिक्षा के लिए बहुत आंदोलन हुआ, महिलाओं की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, वो विद्यासागर राममोहन के ज़माने से आंदोलन हुआ। तो जहाँ भी आधुनिक भारत की कोई कल्पना है, समाज में आगे बढ़ने की कोई कल्पना है, मानवाधिकार की कोई कल्पना है, लोगों की जिंदगी के गरिमा की कोई कल्पना है, वहाँ हर जगह शिक्षा आंदोलन रहा है। तो बिहार शिक्षा आंदोलन के बल पर आगे बढ़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।